भारत का भूगोल कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है गैर परंपरागत ऊर्जा यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, हाइड्रोजन, बायोमास आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। गैर परंपरागत नाम से ही पता चल रहा है जो परंपरा में नहीं है। परंपरा में कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजें आपने परंपरा में देखी होंगी। ये परंपरा में नहीं है। सौर ऊर्जा है, नहीं है, अब उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पवन ऊर्जा है, नहीं थी, अब उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देशों में थी, लैंड ऑफ विंड मिल्स बोलते हैं, किसको, नीदरलैंड को, हॉलैंड को बोलते हैं, वहां पर थी पहले से पवन ऊर्जा। अब हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, क्या पहले थी? नहीं थी, अब हम ढूंढ रहे हैं सोर्सेज। मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश में जैसे भूतापीय ऊर्जा क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। गेजर्स होने चाहिए, उसके लिए गर्म पानी के स्रोत होने चाहिए, है ना, तो वहां पर भूतापीय क्या होगा, ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। महासागरीय लहरों से क्या ऊर्जा निकालते थे हम, बनाते थे? नहीं बनाते थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं ओटेक, है ना, लहरों से भी बना रहे हैं और ओटेक से भी बना रहे हैं। अगला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे हम हमेशा यही पढ़ते रहे कि यार विस्फोटक होती है, लेकिन आने वाले समय का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है, पेट्रोल डीजल नहीं है। क्या है, बस जिस दिन इस तरह के इंजन आ गए कि हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, मतलब विस्फोटक, उसका जो प्रकृति है, विस्फोटक प्रकृति, उस पर अगर नियंत्रण पा लिया हमने, तो आने वाले समय का जो ईंधन है वो क्या है, हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन ईंधन होगा तो समझ लीजिए कि जितना भी हम नहीं बोल रहे कार्बन उत्सर्जन, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। कारण क्या है, हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हीलियम ही तो है, नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे हीलियम है। ऐसे बायोमास, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा, जब तक प्राणी रहेंगे तब तक बायोमास भी रहेगा। आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। इस प्रकार के ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय, रीन्यूएबल तथा प्रदूषण रहित है। कैसे हैं? प्रदूषण रहित है। अब मैंने कहा नहीं आपको कि आदमी जल्दी में है, दरअसल किसमें है? जैसे सोलर कुकर होते हैं, एक खाना उसमें भी बनता है, बट क्योंकि बहुत टाइम लेता है, वो बार बार उसको घुमाना पड़ता है, वो मिरर जो होता है सन की तरफ करना पड़ता है, उसमें कभी खीर बनाकर देखना, बड़ा पौष्टिक और टेस्टी मानी जाती है। आग पर उतनी पौष्टिक नहीं होगी खीर जितनी पौष्टिक किस पे होगी, सोलर कुकर पर होगी। लेकिन अब छत में रखना है, फिर उसको घुमाना है सूरज की तरफ, फिर तब जाके काफी देर में क्या होता है, खाना पकता है उसमें। जब हम कुछ ऐसे सोर्सेज, मतलब इनोवेशन, नवोन्मेष से हम सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, मतलब इस तरह की चीजें ले आएंगे कि विद इन 2 मिनट अगर क्या कर दे, वो पका के दे दे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में क्या करें, सोलर कुकर यूज करें। लेकिन वही करेंगे जो छत वाले होंगे। पता चला आपकी जो तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल पे हो, आप 6ठी मंजिल पे, तब कैसे बनाओगे? तो उसके लिए भी हो सकता है कुछ ना कुछ क्या हो, इनोवेशन आए, है ना। आप लोग तो कर ही सकते हो, यहाँ के लोग सबके पास अपनी छतें हैं, सोलर कुकर यूज करके देखिए। अच्छा, ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, उसको उठाते रहिए। ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय यानी रीन्यूएबल, अक्षय मतलब कभी समाप्त ना होने वाली, अक्षय ऊर्जा, अक्षय पात्र सुना है? अक्षय पात्र किसके पास था? अरे द्रौपदी के पास था भाई। अज्ञातवास के दौरान जब वनवास में थे तो अक्षय पात्र कभी खत्म नहीं होता था, वरना 7 हाथियों के बल वाले भीम को खिला देते, नहीं खिला पाते। अक्षय मतलब कभी समाप्त ना होने वाला। रीन्यूएबल विद्युत क्षमता में चौथे स्थान पर है। अब वो जो आपने याद रखना है, चौथा याद रखना है। क्या रखना है? चौथा। अक्षय विद्युत ऊर्जा के घटक पवन विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में चौथे और सौर विद्युत क्षमता में 5वें स्थान पर है। फिर ये याद रखना आपने, सौर विद्युत क्षमता में हम कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी मुद्दों पर भारत सरकार का एक शीर्ष मंत्रालय है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2006 में की गई थी। आपसे पूछेगा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? आपने याद करना 2006 में। ठीक है। मंत्रालय का व्यापक लक्ष्य देश में ऊर्जा संबंधी जरूरतों की प्रतिपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा विकसित करना है। आगे
देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए हाल में बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए अक्षय ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु अक्षय ऊर्जा की पहचान एक प्रदूषण मुक्त ईंधन के रूप में की गई है। 1970 के दशक में तेल क्षेत्र से मिले झटके, 1970 में झटका मिला, पता चला कि अगर खाड़ी देशों ने तेल देना बंद कर दिया तो तब क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो 1970 के दशक में तेल क्षेत्र से मिले झटके के अलावा तेल के मूल्य में अचानक वृद्धि होना, इसकी आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताएं और भुगतान संतुलन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण हम वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति सोचने के लिए क्या हुए, विवश हुए। हम कभी नहीं सोचते अगर 1970 में क्या नहीं आता, ऊर्जा संकट ना आता, अगर हमारा भुगतान संतुलन प्रभावित ना होता इससे, और अगर हमारा क्या ना होता, इधर दिखाओ, तेल के मूल्य में अचानक वृद्धि ना होती। अरब इजराइल युद्ध में अमेरिका इजराइल का साथ देता है, बदला लेने के लिए अरब देश क्या करते हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं, किसके लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका तो रिच कंट्री है, वो कहता बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, अपना तेल तो यूज करता नहीं है, वो अपने तेल को तो क्या कर रहा है, रिजर्व रख रहा है, अरब देशों से खरीदता है, कई देशों से खरीदता है, उसको यूज करता है। तो अमीर आदमी के लिए क्या है, उन्होंने बढ़ा भी दिया, उन्होंने कहा हम आपसे बदला लेंगे, तेल बढ़ाएंगे हम, उन्होंने कहा बढ़ा दो। अब जब वहां बढ़ गया तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में रेट अपने आप ही बढ़ गया, है ना। कौन पिसे, गरीब देश। विकसित देशों पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन विकासशील और अल्प विकसित देश जो हैं वो क्या हुए, इससे प्रभावित हुए। ठीक है जी। तो यही सब कारण थे कि हम वैकल्पिक, विकल्प होता ना, एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा हमें भाई, कि अगर ये तेल ना दिया अगर इन लोगों ने, या तेल अगर खत्म हो गया या कुछ और समस्या उत्पन्न हो गई, तब क्या करेंगे। अब तो वैकल्पिक ऊर्जा एक विकल्प के रूप में एक अन्य ऊर्जा के प्रति सोचने के लिए विवश हुए। अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा की पर्याप्तता के लिए महत्वपूर्ण अवसर देश के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है। ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है। अक्षय ऊर्जा के शीघ्र कार्यान्वयन होने से ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार देश में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, पद्धतियों, सामग्रियों, घटकों, उप प्रणालियों, उत्पादों और सेवाओं का कार्यान्वयन करके हम अपने देश को इस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश बना सकते हैं। विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो सकती है। ठीक है। देश में नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता, आगे 30 सितंबर 2022 तक 118080 यानी 21.9% मेगावाट थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर सौर प्रकाश व्यवस्था सहित अक्षय ऊर्जा की अनेक पद्धतियों को दर्शाने के लिए एक विशेष क्षेत्र प्रदर्शन परियोजना लागू की है। ठीक है। पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स थी वो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, अब मतलब नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहां पर क्या होगा, जो जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स या जो भी लाइटों की व्यवस्था होगी वो कौन सी होगी, सोलर होगी। कैसी होगी? तो ठीक है, सौर ऊर्जा पढ़ते हैं हम, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त एक अक्षयशील ऊर्जा स्रोत है। जरूरी है भाई बिल देना बिजली का, मत दो, क्या करो, सोलर पैनल्स लगा दीजिए छत पर, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, जितनी आपकी आवश्यकता है आप लीजिए, बाकी बेच दीजिए सरकार को, विद्युत विभाग खरीदेगा आपसे बिजली, है ना। तो लगा दिए जाए सोलर पैनल ऊपर, तो आप दिन में भी रात में भी जलाते रहो आप लाइट जितनी मर्जी है। सोलर पैनल्स खाली क्या मांगते हैं, हल्का फुल्का साफ सफाई मेंटेनेंस मांगते हैं, बस। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त एक अक्षयशील ऊर्जा स्रोत है। भारत सामान्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 5000 ट्रिलियन बोल रहा हूं मैं, बिलियन भी नहीं बोल रहा हूं, ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे प्रतिवर्ष 1900 बिलियन इकाई यूनिट विद्युत उत्पादित की जा सकती है। ये पता है हमें कि इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, उष्णकटिबंधीय देश हैं, ट्रॉपिकल क्या है हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमसे 8 राज्यों से होकर जा रही है। ठीक। देश के अधिकांश भाग में वर्ष में 300 दिन खुली धूप युक्त होती है। अब आप तो अभ्यस्त हो, रूस वालों से पूछना कभी, ओ जो वहां से साइबेरिया से आएंगे उनसे पूछना आपके यहाँ धूप कब आती है, तब वो बताएंगे आपको कब आती है ना। ठीक है।
वो तो जब चलते हैं, जैसे नानी के यहाँ जा रहे हैं ना आप तो सोच के नहीं चलते ऐसे, गाड़ी में बैठे चले गए। वहां जब चलते हैं तो सारा खाने पीने का सामान लेके चलना पड़ता है, कब कहाँ पे बर्फबारी हो जाए, कब कहाँ पे क्या हो जाए, लंबे रास्ते हैं, है ना, खाना पीना सब लेके चलते हैं वो लोग। और ऐसे नहीं चलते एक दिन का, कई दिनों का, हो सकता है 10 दिन फंस जाए, तब क्या होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो सब खुली धूप है, बढ़िया। यहाँ 50 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र पर सौर ऊर्जा उत्पादन करना संभव है। 50 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आप 50 मेगावाट क्या कर सकते हो, सौर ऊर्जा उत्पादित कर सकते हो। ज्ञातव्य है कि राजस्थान सौर ऊर्जा के विकास हेतु एक आदर्श प्रदेश है। और ये तो राजस्थान बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूं कि सारा डेजर्ट एक आदर्श स्थान है। किसके लिए? सोलर, और खासकर जहां जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, समझ में आ रहा है, जहां जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है। कैप्रिकॉर्न नीचे से जा रही है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सारा डेजर्ट से होकर जा रही है। तो वो आदर्श जगह है। आने वाले समय में विश्व की बड़ी ऊर्जा आवश्यकता जो होती है उसको हो सकता है कौन पूरा करे? अफ्रीकी देश करे। सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें घरेलू ऊष्मन, स्थान ऊष्मन, डिस्टिलेशन संयंत्र, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, खाना बनाना आदि सम्मिलित है। वर्तमान समय में से सौर तापीय तथा सौर फोटोवोल्टेइक मार्गों से प्रयोग में लाया जा रहा है। फोटोवोल्टेइक तकनीक सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदल देती है। सौर तापीय प्रणाली में सौर ऊर्जा की संग्राहकों तथा रिसीवरों की सहायता से तापीय ऊर्जा में बदला जाता है। भारत उन 6 देशों में से जिन्होंने पॉलीसिलिकॉन पदार्थ के निर्माण की प्रौद्योगिकी विकसित की है। पॉलीसिलिकॉन को हाईलाइट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर पैनल्स के लिए शायद इनकी आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय सौर मिशन के अधीन माइग्रेशन योजना के माध्यम से 50.5 मेगावाट क्षमता की 11 परियोजनाएं, बैच 1 के अधीन 30 मेगावाट क्षमता की 26 परियोजनाएं और लघु क्षमता वाली बिजली परियोजनाएं RPSSGP कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर 88.80 मेगावाट क्षमता वाली 69 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कहां से? राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, के अधीन माइग्रेशन योजना। राष्ट्रीय सौर, ये यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, माइग्रेशन योजना किसके अधीन है? आंसर राष्ट्रीय सौर मिशन के अधीन है। कितनी मेगावाट क्षमता पैदा कर सकते हैं? 50.5 मेगावाट। कितनी? और कितनी परियोजनाएं? 11। तो 11 पंजे 55, कितनी? 5500 मेगावाट। 2400 मेगावाट का टिहरी डैम है, ये 5500 मेगावाट की, उससे भी ज्यादा की बात कर रहा है, ठीक है। बैच 1 के अधीन 30 मेगावाट क्षमता की 26 परियोजनाएं, लगभग 8000, 7500, 8000 मेगावाट किसके अंतर्गत परियोजनाएं जो चल रही हैं वो बैच 1 के अधीन चल रही है। लघु क्षमता वाली बिजली RPSSGP कार्यक्रम, लघु क्षमता वाली बिजली परियोजनाओं, उसको क्या बोलते हैं? RPSSGP कार्यक्रम। इसके अधीन कुल मिलाकर 88.80 मेगावाट क्षमता की कितनी है? 69। तो लगभग 6000 मेगावाट यहां से मिल सकती है, लगभग बोल रहा हूं मैं, अप्रॉक्सीमेट, ज्यादा बल्कि शुरू की गई है। ज्ञातव्य है कि देश में 30 सितंबर 2022 तक सौर ऊर्जा में कुल संचयी संस्थापित क्षमता 60,813.91 मेगावाट आगे थी। तमिलनाडु में 648 मेगावाट की कामुती सौर परियोजना भारत की सबसे बड़ी, हाईलाइट कीजिए, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है शायद ये, कहीं असिस्टेंट कमांडेंट, कहीं सीडीएस, कहीं आईएएस, कहीं पर देखा है मैंने ये वाला क्वेश्चन। कौन सी? कामुती सौर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना, सिंगल लोकेशन तमिलनाडु, 648 मेगावाट। कितनी? नेट पे जाइए और इस जगह को ढूंढिए, कामुती सौर परियोजना, पैनल्स ही पैनल्स दिखेंगे आपको। इसका निर्माण अडानी पावर ने किया है। किसने किया है भैया? इसीलिए बोल रहे हैं शेयर्स जो है ऊर्जा पे लगाइए, एनर्जी पे अगर आप शेयर लेंगे तो वो आपको प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे? अडानी ने अगर ये लगाई है तो बिजली पैदा होगी ना, प्रॉफिट ही तो होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि बिजली पैदा होगी कोई नहीं खरीदेगा उसको, खरीदेंगे लोग, पैसा आएगा, आपके शेयर की क्या होगी? कीमत बढ़ेगी।
यह भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई मदुरई जगह पड़ती है। इसे 90 किलोमीटर दूर रामनाथपुरम जिले में कामुती में 2500 एकड़ क्षेत्र में फैला एक फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। 2500 एकड़, देखो मिला, दिखा क्या दिख रहा है? पैनल्स ही पैनल्स दिख रहे होंगे, दिख रहा है? दिखा दो। 2500 एकड़ पर, ये देखो। और आप क्या सोच रहे हो? आपको मैं बोल रहा हूं परियोजना योजना चल रही है, गांव में जाइए अपने, अगर आपके घर में गांव में 8-10 घंटे अगर आती है और खेत बंजर पड़े हैं, ये लगाइए, सरकार खरीदेगी आपसे। ये लगाने आपने पैनल्स, बिजली पैदा कीजिए, उसको बेचिए। करोड़ में है जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट करोड़ में है, लेकिन आएगा भी ऐसे ही। दो सालों में मुझे लगता है कि वो आप 2-3 सालों में, 4-5 सालों में कर्जा निपट जाएगा, कमाई शुरू हो जाएगी। सब्सिडी मिलेगी, और सब्सिडी बहुत मोटी सब्सिडी मिलती है इस पर। समझ में आ रहा है? तो बैठे बैठे बेरोजगारी में बेरोजगार मत बने रहिए। क्या कीजिए? रिस्क लीजिए। क्या लीजिए? क्या होंगे ज्यादा, क्या होंगे ज्यादा? अरे क्या होगा? बंदर थोड़े खा जाएगा इनको, है? क्या खराब होगी? अब प्लेट ही तो खराब होंगी। अब किस्मत खराब होगी तो ओले पड़ेंगे बड़े बड़े, रूपकुंड जैसे सारी प्लेटें। क्या? तो इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, पहले पॉजिटिव सोचिए कि आप बेरोजगार हैं, आपकी कोई कमाई नहीं है, जाइए निवेश कीजिए। सरकार आपको क्या कर रही है? पैसा दे रही है, बुला रही है, आइए, सब्सिडी दे रही है बहुत हैवी, गांव में लगाइए, बिजली पैदा कीजिए, और क्या कीजिए? पैसा कमाइए। ठीक है, आगे बढ़ो, अपना अध्ययन करते रहिए। लाख रुपए अगर महीना आ रहा है तो सिविल की तैयारी करते रहिए अपनी, क्या दिक्कत है? हाँ जी, कहां तक पहुंचे हम? ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर थे हम, ऊपर थे कहीं। ये इधर देखिए भाई, यह भारत के तमिलनाडु, ये बता दिया मैंने, फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। ज्ञातव्य है कि यह संयंत्र विश्व का भी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। अब तक देश में लगभग 216.6 मेगावाट क्षमता के सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इस दृष्टि से भारत विश्व के विकासशील देशों में सर्वोपरि है, विकासशील देशों में सर्वोपरि है। यह सिस्टम ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जहां ग्रिड शक्ति उपलब्ध नहीं है वहां भी लगाए गए हैं। ज्ञातव्य है कि दिसंबर 2020 तक देश में सौर होम लाइट की संख्या इतनी, सौर लैंपों की संख्या इतनी, ये डिजिट याद कर ले, याद नहीं करनी है, खाली देखना है आपने कितने कितने क्या डिजिट कितनी है। सौर स्ट्रीट लाइट की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट में। और सोलर पंप की संख्या, सोलर पंप भी लग चुके हैं, पानी निकल रहा है, खाली कुछ नहीं है, प्लेट को घुमाना पड़ता है बस। क्या करना है? सूरज की तरफ घुमाना है, बहुत मोटा पानी निकलता है। किसमें? सोलर ट्यूबवेल जो है। पंप की संख्या इतनी हो गई है। इन एसपीवी संयंत्रों की कुल संचयी क्षमता 216.4 मेगावाट है। अब है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, JNNSM, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM। देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन की शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत 2022 ईस्वी के अंत तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया है। उस समय 20,000 मेगावाट था, अब उसको 100 गीगावाट, मेगावाट से बड़ा होता है गीगावाट, ठीक है, कर दिया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में सिलिकॉन वैली के तर्ज पर अनेक सोलर वैलियों का निर्माण किया जाएगा। ये सोलर वैली ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होंगे जहां बिजली के बजाय सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? आगे इस मिशन का उद्देश्य, पुराना है वैसे पॉइंट, बट अभी भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से। इस मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाना है। इस मिशन में 3 अवस्थाओं वाला एक प्लान बनाया गया है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ होकर 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017-2022 तक चल रही थी। प्रत्येक अवस्था के अंत में तथा 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि समीक्षा के दौरान मिशन की प्रगति, क्षमता और मूल्यांकन तथा अगले अवस्था के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। इस मिशन में प्रमुख लक्ष्य कर दिया गया होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। घरेलू अंश आवश्यकता, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट।
श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजना हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों और बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। 2022 तक, ये पुराना है डेटा वैसे, 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए एक सार्थक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। वर्ष 2013 तक 1000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा का उत्पादन प्राप्त करना था। स्वदेशी तकनीक से सौर ऊष्मा के उत्पादन तथा बाजार के लिए आदर्श स्थिति निर्मित करना। वर्ष 2017 तक 15 मिलियन वर्ग मीटर तथा 2022 तक 20 मिलियन वर्ग मीटर सोलर थर्मल संग्रह स्थल प्राप्त करना। 2022, ये सब उसके पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिलियन सौर लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए 1 अरब लीटर केरोसिन प्रति वर्ष बचाया जा सकेगा। 1 अरब लीटर केरोसिन, कितना? 1 अरब लीटर केरोसिन प्रति वर्ष बचाया जा सकेगा। 43-37 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से आरंभ की गई है महत्वाकांक्षी परियोजना देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सोलर मिशन को परमाणु ऊर्जा आयोग की तर्ज पर आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। यद्यपि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का आरंभिक निवेश काफी ऊंचा है, लेकिन बाद के वर्षों में इसके उपरांत लागत में क्रमशः कमी आती जाती है। इसके अलावा ऊर्जा स्रोतों की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि सौर ऊर्जा भविष्य के आर्थिक विकास की कुंजी है और राष्ट्रीय सोलर मिशन इस कुंजी की प्राप्ति की दिशा में पहला बड़ा हुआ कदम है। इस पे तो निबंध भी आए हैं, सौर ऊर्जा, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, अब मोदी जब से आए तो कुसुम योजना में क्या, 2015 में पेरिस जलवायु समझौता में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 40% हासिल करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आमदनी बढ़ाने, खेती के क्षेत्र में डीजल से मुक्त करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आगे बढ़ाई है। भारत सरकार ने 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री कुसुम योजना को मंजूरी प्रदान की थी। 19 फरवरी 2019 को, इसको हाईलाइट करना आपने, उद्देश्य हाईलाइट करना है। किसानों की, कहां गया, किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा, नंबर 1। नंबर 2, आमदनी बढ़ाना। नंबर 3, खेती के क्षेत्र में डीजल से मुक्त करना। वो जो ट्यूबवेल चलते हैं ना, वो डीजल से चलते थे, तो उसको अब सोलर से चलाने का काम चल रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, नाम से पता ही नहीं चलेगा इसका उद्देश्य क्या है। चल रहा है कुसुम से, कुसुम तो फूल को बोलते हैं मेरे ख्याल, है ना। तो 2 मेगावाट तक की क्षमता के लघु सौर विद्युत संयंत्रों की, आगे इस योजना में 3 घटक क्या हैं। 2 मेगावाट स्थापना का कुल 10,000 मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाना। 20 लाख स्टैंड अलोन सौर विद्युत कृषि यंत्रों की स्थापना करना, ठीक है। 15 लाख वर्तमान ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों और का सौरीकरण। ध्यातव्य है कि शुरुआत में अनुमोदित योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 25.75 गीगावाट सौर क्षमता को जोड़ना था। इसके लिए 34,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी, परंतु वर्ष 2020-21 के बजट में इस योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने घटक 3 के तहत एक नए विकल्प के तौर पर फीडर स्तर का सौरीकरण शामिल करने की अनुमति दी। इस विस्तार के बाद योजना के तहत लक्षित सौर ऊर्जा में 30.8 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जिसका विवरण अधोलिखित है। ऊपर दिखाइए भाई। 10 गीगावाट, 20 लाख पंप और 15 लाख पंप क्या है स्वीकृत क्षमता। लक्षित अक्षय क्या है 10, 9.6, 11.2, 30.8 कुल, ठीक है। आगे शीर्ष 5 नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले देश, सबसे नंबर 1 पे चीन है भैया। बड़ा दुख होता है कि हम नहीं है। दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पे ब्राजील है, चौथे नंबर पे भारत है। हम किस पे हैं? जर्मनी को हमने 5वें नंबर पे कर दिया, कभी जर्मनी ऊपर था। आगे 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अब तो दूसरे हैं, कौन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक है ना, उस समय कौन थे? बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वैश्विक अंतर संबंध सौर ऊर्जा ग्रिड का पहला अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ग्रीन ग्रिड पहल 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, 1 ग्रिड इनिशिएटिव 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की शुरुआत की। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 26 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2011 के दौरान की गई। इस योजना से जुड़े प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं।
2021। कोप 26। एक बार क्वेश्चन ये भी बना यूपीएससी में, कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, चेक कीजिए, यही है कोप 26। यूपीएससी इतने छोटे क्वेश्चन भी बनाती कई बार। कोप मतलब किसका एब्रीवेट है कोप? यही है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, हल्का सा याद है मुझे, कभी क्वेश्चन बना था तो उसका आंसर कॉन्फ्रेंस पार्टीज याद था, ओ का मतलब ऑफ, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ग्रिडों को जोड़कर एक हरित ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड का निर्माण किया जाए।